नेपाल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर और सत्ता संघर्ष की गवाही रही है। हाल का सत्ता परिवर्तन भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कारण छिपे हैं, जिन्हें समझना आज आवश्यक है। नेपाल 2008 तक संवैधानिक राजशाही था। जन आंदोलन के बाद राजशाही समाप्त हुई और गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। हालांकि लोकतंत्र के आगमन के बावजूद राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। बार बार सरकार बदलना नेपाल की राजनीति की पहचान बन गई। नेपाल में कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाता। ऐसे में सरकार गठबंधन पर आधारित होती है। इन दलों के बीच सत्ता साझा करने को लेकर अक्सर विवाद होता है। एक दूसरे पर वादा खिलाफी और अविश्वास के कारण गठबंधन टूटते रहते हैं और सत्ता परिवर्तन होता रहता है। नेपाल की राजनीति का एक बड़ा संकट है नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच सत्ता समझौते का टूटना, शेर बहादुर देउबा का बार बार सत्ता में आने का प्रयास, इन सब ने अस्थिरता को बढ़ाया। मजबूत और सर्वमान्य नेतृत्व के अभाव में सरकार लंबे समय तक टिक नहीं पाती। 2015 में बने संविधान ने संघीय ढांचे और समावेशी प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, लेकिन यह सबको संतुष्ट नहीं कर पाया। मधेसी और जनजातीय समुदाय अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। इससे सरकार पर लगातार दबाव बना और सत्ता समीकरण बदलते रहे। नेपाल में हाल ही में जेन जी आंदोलन उभरा, जिसमें युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन में कई युवाओं की जान भी गई। राष्ट्रपति कार्की ने इन्हें शहीद का दर्जा देने की घोषणा की। आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी और विपक्ष को सत्ता में आने का मौका मिल गया। नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है। जब कोई सरकार चीन के नजदीक होती है तो भारत सतर्क हो जाता है, और जब भारत हितैषी सरकार बनती है तो चीन सक्रिय हो जाता है। यह भू राजनीतिक दबाव भी गठबंधन राजनीति को प्रभावित करता है और सत्ता संतुलन बिगाड़ता है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक दलों की खींचतान का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असंतोष, नेतृत्व संकट और भारी दबावों का भी नतीजा है। जब तक राजनीतिक दल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर स्थिरता और विकास पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक नेपाल में सत्ता परिवर्तन की यह परंपरा जारी रहेगी।